हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के सेशन में देखने वाले हैं ड्रॉट के बारे में। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्रॉट्स की। आईएमडी जो मॉनिटरिंग करते हैं उसमें कौन कौन से एरियाज ड्रॉट प्रोन है इंडिया में, कल्टीवेशन को कैसे इम्पैक्ट करता है, एंड बेसिकली टाइप क्या क्या है हमारे ड्रॉट्स के इन इंडिया। तो सबसे पहले ड्रॉट होता क्या है उसकी बात करें तो आईएमडी डेफिनेशन देता है कोई भी ऐसा एरिया जो कि लॉन्ग टर्म के लिए जिसका एवरेज जो है रेनफॉल डेफिशिएंसी में वो 20 या 25% से ज्यादा जा रहा है तो उसको हम ड्रॉट डिक्लेयर कर देते हैं। ड्रॉट प्रोन एरियाज की अगर बात करते हैं इंडिया में तो जो वेस्टर्न साइड है हमारी सबसे ज्यादा वहां पे ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड हमें हमारा रीजन है, जैसे कि राजस्थान हो गया। उसके अलावा यहाँ पे साउथर्न साइड में आते हैं तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, देन आंध्र प्रदेश है। ये लो रेनफॉल वाले एरियाज हैं एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज इंडिया में इनको कहा जाता है। वेस्टर्न साइड जिसमें कुछ पार्ट्स एमपी के भी आ जाएंगे, कुछ पार्ट्स नेचुरली जो ड्रॉट प्रोन एरिया है गुजरात में जो कि कच्छ वाला एरिया है। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न साउदर्ली वेस्टर्न पार्ट जो पंजाब का है वो भी इसका पार्ट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक तो हमने देख लिया कि 20 से 25% रेनफॉल डेफिशिएंसी, इससे ज्यादा अगर हो रही है तो ड्रॉट उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा जो ऑनसेट है मॉनसून का वो 2 हफ्ते लेट आ रहा है, या फिर जो विड्रॉल होता है हमारे मॉनसून का वो 2 वीक जल्दी हो जा रहा है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ड्रॉट हमारा बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ड्रॉट होएगा ही होएगा कुछ एरियाज में। कॉन्जिक्यूटिव ड्राई स्पेल होते हैं मॉनसून के बीच में ही, जो साउथ वेस्ट मानसून है या फिर विड्रॉल ऑफ मानसून है उसके बीच में ही ड्राई स्पेल्स हो रही है, बारिश बहुत कम हो रही है, इरेगुलर हो रही है। रिडक्शन, बेसिकली ड्रॉट आ रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा हमारे सॉइल के मॉइस्चर में क्रिटिकल लेवल से भी कम। इसके अलावा रिजर्वॉयर्स जैसे हमने साउदर्न इंडिया में भी देखा कुछ कुछ जगह पे 17% से 17% तक पहुंच गया है कैपेसिटी रिजर्वॉयर्स की। लेक्स जो है वाटर बॉडीज है उनका जो एवरेज लेवल है उसमें डिक्लाइन जब देखने को मिलता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं 5 से 6 हमारे ड्रॉट्स के। इसके बाद टाइप ऑफ ड्रॉट्स, 5 टाइप के ड्रॉट्स होते हैं। पहला मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, देन इकोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट एंड सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, बेसिकली वेदर पैटर्न में ही बारिश नहीं आ रही है बहुत लंबे टाइम तक तो उसको मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब कि जो पावर सप्लाई है हमारा नदियों में, लेक्स में, एक्वीफायर्स में, रिजर्वॉयर्स में उनका लेवल जो बहुत कम हो जाता है तो उसको हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हम बोलते हैं। इसके अलावा आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, मतलब वाटर शॉर्टेज हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन के लिए हमें पानी नहीं मिल रहा है तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स बोलते हैं। इकोलॉजिकल ड्रॉट जिसमें बेसिकली हमारा जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर बहुत कम हो गया है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा इराटिक है, इरेगुलर है या फिर हो ही नहीं रही है, इवन विदाउट दी मानसून, मानसून के अलावा दूसरे टाइम में भी एंड मानसून के बीच में भी। फिफ्थ अगर बात करें तो सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट, जिसमें जो हमारी ड्रॉट कमोडिटीज है जिसमें कि फिश आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फूड ग्रेन्स आ जाएगा, उनके लिए काफी ज्यादा वाटर शॉर्टेज है। जो सप्लाई है, डिमांड काफी ज्यादा है एंड सप्लाई काफी कम है, जिसको हम सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे स्केल ऑफ ड्रॉट भी देख सकते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए। मेजर में आता है इकोलॉजिकल ड्रॉट, सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट। माइनर या फिर जिनका लिमिटेड इम्पैक्ट होता है उसमें आते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो ये 5 टाइप के ड्रॉट्स होते हैं, इंडिया में भी देखे जाते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें ड्रॉट प्रोन एरियाज की तो यूनाइटेड स्टेट्स में हम देख सकते हैं, मेक्सिको वाले पार्ट में देख सकते हैं, देन ब्राजीलियन पेरुवियन कोस्ट जो है, जब ला नीना आता है तो पेरुवियन कोस्ट पे ड्राई स्पेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्जेंटीना वाला एरिया, देन साहेल रीजन जो है अफ्रीका में, उधर हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका वाला रीजन, एंड देन जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया, इथियोपिया, ये वाले रीजन में, केनिया वाले रीजन में, मेडगास्कर में भी व्हेन एल नीनो इज देयर तो यहाँ पे ड्राई स्पेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इंडिया में, हम देख सकते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा एंड जो साउदर्न पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ पे येलो दिख रहा है हमें, पूरा का पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया हो जाता है। अगर साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारा कम होता है या फिर साउथ वेस्ट मानसून आता भी है तो जो वेस्टर्न घाट होता है हमारा वो लीवर्ड साइड पे पड़ता है, जिसकी वजह से लीवर्ड साइड पे पड़ने की वजह से उस साइड पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम होती है।
इन सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में भी हम देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना का जो सेंट्रल पार्ट है उधर, एंड देन ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल पार्ट है। ये सारे एरियाज हमारे ड्रॉट प्रोन एरियाज हो जाते हैं। इसके बाद रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, बाय NOAA, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ क्रिटिकल फैक्ट्स हमें बताता है। ये बताता है कि हर साल हम 12 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड खो देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ड्रॉट्स एंड डिजर्टिफिकेशन। इसके अलावा 14% ऑफ द टोटल वेटलैंड जो है वो इम्पैक्ट होते हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज में पड़ते हैं, जो कि क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए। कुछ कुछ उसमें से रामसर साइट्स भी हैं। ऑस्ट्रेलिया की जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मेगा ड्रॉट आया था इन 19 से लेके 20 के बीच में, जो सेंट्रल वाला पार्ट है वहां पे। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मेगा ड्रॉट की वजह से मेगा फायर्स हुए थे। मेगा फायर्स की वजह से बहुत बड़े अमाउंट में मीथेन की एमिशन, ऑल्सो कार्बन एमिशन हमारे एनवायरनमेंट में गए थे। इसके अलावा 3 बिलियन एनिमल्स जो थे दे वर किल्ड इन दीज मेगा फायर्स इन दी ऑस्ट्रेलिया। 84% ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था पूरा, इट इज थ्रेटेन्ड बाय चेंजिंग एंड इंटेंसिफाइंग वाइल्ड फायर्स। 84% ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो काफी बड़ा मेजर चंक हो जाता है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इंडिया के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ड्रॉट्स की वजह से 1998 से लेकर 17 के बीच में ये कम हुआ 2 से 5% तक। तो डायरेक्टली हमारे GDP को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं ड्रॉट्स, हम देख सकते हैं। डेटा की और बात करते हैं, इंडिया का जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है दैट इज 1150 mm, जो कि बाकी कंट्रीज के एवरेज एनुअल से बात करें हम तो काफी ज्यादा है। बाकी कंट्रीज की बात करते हैं तो एनुअल बेसिस पे वेरिएशंस वहां पे दिखे जाते हैं, एंड इंडिया का जो एनुअल है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, वो उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर रेनफॉल की बात करते हैं इंडिया में, जो ये रेनफॉल हमें मिलती है, 80% ऑफ जो रेनफॉल है वो 100 डेज में ही मिल जाती है हमको, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से आती है। इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है वो भी अनइवन होता है। कहीं पे बिल्कुल ड्राई स्पेल होते हैं तो कहीं पे ओवर रेनफॉल हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी देखे जाते हैं नॉर्दर्न साइड में, एंड ड्रॉट प्रोन एरिया देखा जाता है जो वेस्टर्न घाट्स पे लीवर्ड साइड है वहां पे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस जो जहाँ पे रेनफॉल हो भी रही है वहां पे भी मैनेजमेंट कितना जरूरी हो जाता है। तो 80% रेनफॉल जो इंडिया रिसीव करता है 100 डेज से भी कम में रिसीव कर लेता है बाई द साउथ वेस्टर्न मानसून। 20% ऑफ द एरिया जो है इट रिसीव्स लेस देन 700 mm रेन एनुअली अगर बात करें तो, एंड इन्हीं एरिया को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं ड्रॉट्स का इन इंडिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं, जो क्रॉप्स हम चूज कर रहे हैं, वो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो इंडिया में डिक्लाइन होती जा रही है। इरिगेशन अनरेगुलेटेड यूज हो रहा है इरिगेशन में वाटर का, जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन अनरेगुलेटेड वे में काफी ज्यादा हो रहा है। तो जो पेनिनसुलर एरिया भी रीजन है हमारा, वहाँ पे सरफेस वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो स्कार्स होती जा रही है, क्योंकि रेनफॉल ही उतनी नहीं हो पा रही है वहाँ पे। अगर ड्रॉट प्रोन रीजन की डिटेल में बात करें तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जहाँ पे हमने देखा था एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है, जिसमें राजस्थान आ जाता है, कुछ पार्ट हमारा गुजरात का आ जाता है, कुछ पार्ट साउदर्न पार्ट पंजाब का आ जाता है। तो यहाँ पे जो रेसिडुअल रेन है वो मानसून लेके आता है, मतलब बची कुची जो रेन होती है साउथ वेस्ट मानसून से हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे आके गिरती है। राजस्थान का पार्ट वेस्टर्न वेस्ट सेंट्रल एरियाज इस कैटेगरी में आते हैं। नेचुरली ड्रॉट प्रोन एरिया कच्छ थार रीजन नेचुरली ड्रॉट प्रोन एरियाज है वो। पेनिनसुलर एरिया रीजन की बात करते हैं, जो हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स पे से जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो जो लीवर्ड साइड पड़ती है वेस्टर्न घाट्स पे, वहां पे रेन शैडो रीजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि रेन वहां पे नहीं पहुंच पाती माउंटेन से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसकी वजह से इस एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाती है, रेनफॉल में डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि क्रॉप्स को उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करें, बट ऐसा यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। कमर्शियल बेसिस पे ही क्रॉप्स को चूज किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो है उसको हम चूज ना करें ऐसे रेन शैडो रीजन्स में।
30% जो कंट्री का ड्रॉट प्रोन एरिया है वो 68% टोटल स्वॉन एरिया को कवर करता है। तो जो 68% हम बोल सकते हैं टोटल स्वॉन एरिया है इंडिया का, वो हमारा ड्रॉट प्रोन रीजन में आता है बेसिकली। प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो कि केन्या और साउथ अफ्रीका के रीजन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि इंडिजिनस नॉलेज जो है उसको इंटीग्रेट किया जा सके जो वेदर फॉरकास्टिंग हो रही है उसके साथ। इसका नाम है ITIKI, दैट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनस नॉलेज विद इंटेलिजेंस। तो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है ताकि वो और भी ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए कब प्लांट उगाना है, कौन सा क्रॉप उगाना है वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो ये हेल्प कर पाए। केन्या और साउथ अफ्रीका के रीजन में इसके एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली कंडक्ट किए जा रहे हैं ताकि एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। इंडिया में ड्रॉट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो NDMA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस देता है कि कैसे इस ड्रॉट को मैनेज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि वल्नरेबिलिटी प्रोफाइलिंग की यहाँ पे बात करता है कि डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप इम्पैक्ट हो रहा है, कौन सी क्रॉप वहां पे उगाई जाती है, ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट किया जाए, मैप किया जाए, जिसमें स्पेशल रोल प्ले करेगा स्पेसिफिक ड्रॉट मैनेजमेंट सेल्स जो कि हर स्टेट की लेवल पे SDMA के अंदर इस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग जो है हमारी और इफेक्टिवली हो पाए हर स्टेट में। जैसे कि एरिड और सेमी एरिड एरियाज हमने देखा, जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि जो ड्रॉट है रीअकरिंग है वहां पे। तो जो ऐसे सेंसिटिव एरियाज है वहां पे स्पेसिफिक ड्रॉट मैनेजमेंट सेल्स का एस्टैब्लिश करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है ICT का यूज करने के लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे रोल आ जाता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का, ताकि ऑनलाइन इंटरेक्शन और रियल टाइम जो फॉरकास्टिंग हमने की है उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर पाए एंड असेसमेंट हो पाए और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके एंड मास मैसेजिंग की जा सके उन प्रोन एरियाज में। असेसमेंट डैमेज का जो हो रहा है इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्स का डिप्लेशन कितना हुआ है, लाइफ लाइक पॉपुलेशन कितनी है वहां पे, लैंड डिग्रेडेशन कितना हुआ है, डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ है, एंड ऑल्सो ह्यूमन हेल्थ उस एरिया में कैसी है। तो ये सब गाइडलाइंस जो है वो NDMA ने दी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिक ड्रॉट मैनेजमेंट सेल्स दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर SDMA फॉर वल्नरेबिलिटी मैपिंग। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमें दिए हैं, मिनिस्ट्री दी हुई है। तो 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे दिए हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो कि यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। देन सेकंड इज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने। देन थर्ड वन इज नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे एक भी पेयर तीनों में से करेक्टली मैच्ड नहीं है। सबसे पहले वाला जो है दैट इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, वो दिया है रूरल डेवलपमेंट, एंड इसका एम क्या है कि जो इम्पैक्ट है ड्रॉट का हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे, लाइफ स्टॉक पे, लैंड पे, वाटर रिसोर्सेज पे, उसको हम मिटिगेट कर पाए। तो जो फर्स्ट वन है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन सेकंड इज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, एंड इसका एम बेसिकली ये है, इसके अंदर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे ड्रॉट का उसको मिनिमाइज कर पाए एंड डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल कर पाए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्स बेस है हमारा, पॉन्ड है, लेक है, उसको हम रिजुविनेट कर पाए। इसके बाद लास्ट आता है इसमें नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज। यहाँ पे दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बट ये गलत है, इट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ये एक स्कीम के अंदर है दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पे एम यही है कि वाटर अवेलेबिलिटी को वाटरशेड एरियाज में हम और भी ज्यादा एनहांस कर पाए। तो 3 प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दोनों आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, एंड नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज हमारा आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, with reference to Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statement is or are correct? First one is IOD phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western Indian Ocean and tropical eastern Pacific Ocean. तो ये मेरे अकॉर्डिंगली गलत है, करेक्ट होना चाहिए। गलत है ना, आईओडी बोल रहे हैं तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कैसे हो गया? ट्रॉपिकल वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होना चाहिए था ना। इंडियन ओशन डाइपोल एल नीनो की बात नहीं हो रही, तो पहला गलत होना चाहिए। और दूसरा, आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एंड एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मॉनसून। हाँ, ये हो सकता है, कैन इन्फ्लुएंस, तो इट ओनली बी। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। एलिनो कर सकता है इम्पैक्ट, क्योंकि जो साउथ वेस्टर्न विंड्स आती है हमारी मस्करीन आइलैंड से, उसको वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारे ड्रॉट से। तो IMD मॉनिटर कर रहा है करेंटली 718 डिस्ट्रिक्ट इंडिया में, जिसमें से 500 पाया गया कि डायरेक्टली ड्रॉट कंडीशंस के अंदर है। यहाँ पे या तो माइल्डली ड्राई या एक्सट्रीमली ड्राई ड्रॉट कंडीशंस है, एंड ये एनालिसिस किया गया था बाय डाउन टू अर्थ। So 718 districts that are being monitored by IMD, उसमें से 500 drought like conditions में है ऑलरेडी। अगर क्रॉप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये स्टडी है कि जो एक्सट्रीम हीट और ड्रॉट्स हैं वो क्रॉप्स को और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं टू दी सॉइल बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट ईटिंग फंगस होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथियन अल्टीमम, जो कि बेसिकली ज्यादा हीट या गर्म वाले एरियाज में और भी ज्यादा फ्लरिश करता है सॉइल के अंदर, एंड डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे क्रॉप्स को। तो प्लांट ईटिंग फंगस है ये। तो जो हीट है और ड्रॉट है वो और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देते हैं सॉइल बॉर्न डिजीजेस के लिए हमारी क्रॉप्स को। इसके बाद एक कीटम आता है फ्लैश ड्रॉट्स। तो क्या होते हैं फ्लैश ड्रॉट्स? फ्लैश ड्रॉट्स बेसिकली होते हैं जब हमारा मॉनसून आ रहा होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है या फिर विंटर मॉनसून आ रहा है, बट उसके बीच में भी जब कुछ कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे रेनफॉल रुक जाती है या फिर रेनफॉल काफी कम हो जाती है, उस टाइम पे जब सॉइल का मॉइस्चर कम होता है उसको हम फ्लैश ड्रॉट्स बोलते हैं। बेसिकली ये रिदमिक क्लाइमेटिक पैटर्न है एल नीनो के साथ एशिया में, ला नीना के साथ पैसिफिक जो हमारा पार्ट है पेरू रीजन है वहां पे। जब मॉनसून के बीच में ही हमारा मॉनसून आया, सॉइल का मॉइस्चर हमारा बढ़ गया बारिश होने की वजह से, बट बीच में एक ऐसा टाइम पीरियड आया जिसमें जो नॉर्मल रेट था हमारे बारिश का वो कम हो गया नॉर्मल रेट से। तो उस केस में जो सॉइल का मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा, उसको हम फ्लैश ड्रॉट्स बोलते हैं। तो बेसिकली इट अकर्स ड्यूरिंग द वार्म सीजन, ट्रॉपिकल और ह्यूमिड प्लेसेस में ज्यादा देखा जाता है। फ्लैश ड्रॉट्स की अगर बात करते हैं, इट अकर्स मोर ऑफन देन स्लोअर वंस इन द ट्रॉपिकल ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, अमेज़न बेसिन, यहाँ पे ज्यादा देखा जाता है इसकी अकरेंस। तो रैपिड ऑनसेट और इंटेंसिफिकेशन ऑफ ड्रॉट्स उस छोटे से टाइम पीरियड में जो सॉइल मॉइस्चर कम होता है। यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन से एरिया को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है ये, तो 1958 में हम देख सकते हैं CNE और NW रीजन को इम्पैक्ट किया है। CNE फॉर सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड NW फॉर नॉर्थ वेस्ट रीजन। 2001 में अगर बात करते हैं तो हमारा जो वेस्ट सेंट्रल रीजन है, जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट आ जाता है, एंड हमारा मालवा प्लेट्यू वाला पार्ट आ जाता है, ऑल्सो सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसमें हमारा बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ पार्ट आ जाता है, एंड देन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इन रीजन्स को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1951 से लेके 2018 के बीच में जो फ्लैश ड्रॉट्स है उन्होंने काफी मेजर चंक ऑफ खारिफ क्रॉप्स को इम्पैक्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। हिमालयन रीजन में 40% इम्पैक्ट था 1951 से लेके 2018 तक। सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट रीजन में 75% इम्पैक्ट था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्थ वेस्ट रीजन में 100% इम्पैक्ट था। उसके बाद 100% के बाद 85% हमारा वेस्ट सेंट्रल रीजन में है।
एंड इसके बाद सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, एंड देन कम्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आता है पेनिनसुलर रीजन। सबसे कम इम्पैक्ट अगर बोले फ्लैश फ्लड्स का तो हिमालयन, जो हमारा हिमालयन रीजन है उसमें था सबसे ज्यादा, नॉर्थ वेस्ट रीजन में सबसे कम हिमालयन रीजन में। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा है 1951 से लेके 2018 तक। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स की अगर बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो यहाँ पे हर खेत को पानी की बात की जाती है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम यहाँ पे चलाया जा रहा है ताकि फार्मर्स के लिए इजी हो जाए क्रॉप्स को, नए क्रॉप्स को अडॉप्ट करना और इरिगेशन को मेंटेन करे रखना, जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है उसको बियर कर पाना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड वाटरशेड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात होती है। तो ये मेरे कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, जिसमें इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने की बात होती है, वाटर को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए एग्रीकल्चर में, उन कंपोनेंट्स की ये सारी बात करते हैं। इसके बाद आता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है ये रूरल हाउस होल्ड में। एंड ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये हेल्प करती है हमको काफी ज्यादा ड्रॉट प्रोन रीजन्स में, ड्रॉट लाइक कंडीशंस को मिटिगेट करने में, जिसमें हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, वाटर कंजर्वेशन पे काम करते हैं, इरिगेशन एक्टिविटीज जिसमें कि चेक डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, फार्म पॉन्ड्स हो गया, या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, ये हम रूरल एरियाज में बेसिकली करवा पाते हैं थ्रू एमजी नरेगा। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसमें कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे प्रमोट किया जाए, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज किया जाए इन ड्रॉट प्रोन एरियाज में, जिसमें हम फोकस करते हैं राइस पे, व्हीट पे, पल्सेस या फिर कोरस सीरियल्स, जिसमें टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ा पाए, जिसमें एक विंड्स ऐप भी आ जाता है इंडिया में, जो कि हाइपर लोकल पोर्टल हो गया बेसिकली। हाइपर लोकल पोर्टल हो गया, दिया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर ने। विंड्स की फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, जिसमें बेसिकली हाइपर लोकलाइज लेवल पे ये वर्क करता है एंड फार्मर्स को वेदर के बारे में पहले ही बता देता है ताकि जो क्रॉप्स वो उगाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज कर पाए। तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहा है। इसके अलावा सीड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, वाटर मैनेजमेंट को और भी ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाता है, जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस की बात की जाती है ताकि क्लैमिटीज के टाइम पे, जैसे ड्रॉट्स हो गया, उस टाइम पे फार्मर्स की जो इनकम है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है फॉर रेन फेड एरियाज, यहाँ पे वाटरशेड डेवलपमेंट की बात होती है कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सके, सॉइल मॉइस्चर को, जैसे फ्लैश ड्रॉट जैसी कंडीशन में सॉइल मॉइस्चर को कैसे बढ़ाया जा सके। पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना काफी ज्यादा जरूरी है लोकल कम्युनिटी का, सस्टेनेबल लैंड यूज होना जरूरी है, एंड वाटर मैनेजमेंट जो है इसमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं ताकि मैनेजमेंट और भी ज्यादा अच्छे से हो पाए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना बात करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट विलेज और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, जो इनकम है वो भी कैसे हम स्टेबल रख पाए इन वाटर प्रोन एरियाज में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जाती है, प्रोग्राम्स हो जाते हैं जो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा एंड में कुछ डेटा की बात करें, हमने बात की थी एनडीएमए जो है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइलिंग के बारे में बात करता है एंड गाइडलाइन देता है एसडीएमए को, जिसके अंदर एक स्पेशल सेल जो है बनना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एनडीएमए, जब वल्नरेबिलिटी प्रोफाइलिंग की गई तो अराउंड 68% जो इंडिया का कल्टीवेबल एरिया है वो ड्रॉट से वल्नरेबल है। और ऐसे रीजन जहाँ पे एरिया जो है उसको 60 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिलता है एनुअली, वो मोस्ट ड्रॉट प्रोन एरियाज की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एरिया है जिसको ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से हटाना है आपको, तो उसके लिए उसको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा कि उसका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसमें 30% या 30% से ज्यादा इरिगेशन होनी चाहिए। और किसी भी एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया बोलने के लिए हम बोलते हैं कि एनुअली वहां पे जो रेन डिफिशियंसी है वो 20 या 25% से ज्यादा डेफिसिट हो रहा है, तो उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, इरिगेशन कमीशन जो है वो कंसिडर करती है दोनों रेनफॉल और इरिगेशन को,
ताकि ड्रॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए दो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं, रेनफॉल एंड इरिगेशन। एंड इसने इरिगेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो एरिया है विद मोर देन 30% ऑफ कवरेज ऑफ इरिगेशन उनको एक्सक्लूड करना चाहिए। वही बात हो रही है कि कौन से एरियाज को ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से एक्सक्लूड करना चाहिए, तो 30% से ज्यादा कवरेज होना चाहिए ऑफ इरिगेशन। एंड 68% जो कल्टिवेबल एरिया है इट इज वल्नरेबल टू ड्रॉट्स। सो ये इंपॉर्टेंट डेटा हमारा हो गया related to droughts. So we have covered everything about droughts that is important for from the examination perspective. Thank you so much for joining everyone. Keep watching Ansarkari.